ले जी, आज हम अपनी डिस्कशन को आगाज़ करने जा रहे हैं। देखिए, कंट्रोल्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग चाह रही है। कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल्स हमने डिस्कस किया। अब बीइंग ऑडिटर, जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं फॉर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। यानी आप किसी भी क्लाइंट पे गए हैं तो आप कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से लेंगे। जब भी आप किसी एंटिटी में जाते हैं ऑडिट करने के लिए तो उनकी कुछ रिटन पॉलिसीज़ मौजूद होती हैं। आप उन रिटन पॉलिसीज़ को लें और रिटन पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग ले लें। यानी रिटन पॉलिसी से मुराद क्या है? सेल का प्रोसेस, परचेज का प्रोसेस, पेरोल की प्रोसेसिंग, आपके जो बैंक पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स। तो ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर कंट्रोल्स कोई ना कोई मैनेजमेंट ने लगाए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैंक पेमेंट है, अब बैंक पेमेंट के अंदर प्रोसेस होगा एक मैनेजमेंट का। प्रोसेस क्या होगा? अगर बैंक पेमेंट करनी है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे पहले लिमिट होगी कि कितनी लिमिट तक कौन अप्रूव कर सकता है। जाहिर बात है, हमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिनकी पेमेंट के लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो डे टू डे जो है हमारे रूटीन एक्टिविटी के एक्सपेंसेस हैं, उसकी एक लिमिट अलग होगी। तो जो कंपनी का CFO होता है, ही माइट बी ऑथराइज्ड टू सम एक्सटेंट फॉर अप्रूविंग सर्टेन एक्सपेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक 1 मिलियन का एक्सपेंस है, एक 10,000 का एक्सपेंस है। अब हो सकता है कि जो 1 मिलियन का एक्सपेंस है इसके लिए कोई स्पेशल ऑथराइजेशन चाहिए हो और इसके लिए कोई स्पेशल ऑथराइजेशन ना चाहिए हो। कोई बंदा भी मतलब यानी CFO इसकी पेमेंट कर सकता है। अब जब भी पेमेंट होती है तो पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? लेकिन अब पेमेंट करनी है, पेमेंट 2 तरीकों के थ्रू हो सकती है। या किसी को आपने एडवांस पे करना है, या किसी के पेबल को आपने सेट करना है, ऑफ सेट करना है। देखो फादर, मैंने आपसे परचेज कर ली थी, अब मैंने पेमेंट करनी है। तो परचेज कर ली थी तो पहले मैंने क्या रिकॉर्ड किया था? क्रेडिटर्स। और अगर मैंने एडवांस देना है तो भी कुछ चीज़ तो आई नहीं है, मैं आपको वैसे एडवांस दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बैंक पेमेंट में हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि ये कौन सी पेमेंट की बात हो रही है, कौन से पेमेंट की बात हो रही है। क्या इसमें एज एडवांस किसी को पेमेंट जा रही है? अगर एडवांस जा रही है तो उसके हो सकता है बैकेंड पे कोई ज़्यादा सपोर्टिंग एविडेंसेस ना लगे हों। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला जो है वो परचेज मैनेजर हैं कंपनी के। अब्दुल्ला को जो है कंपनी ने 10 लाख रुपए देना है फॉर पर्पज ऑफ परचेजिंग सर्टन आइटम्स। अब जाहिर बात है वो क्या होगा? एडवांस के तौर पर इशू होगा। किसके तौर पर इशू होगा? एडवांस के तौर पर इशू होगा। उसके लिए क्या होगा? मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक लेवल के ऊपर इसकी जो है वो अप्रूवल हुई होगी, उस अप्रूवल के बाद इसको पैसे डिस्पर्स हो गए होंगे। अगर किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो फिर आपके दिन में क्या सवाल आएगा? सबसे पहले देखेंगे क्या बुक्स में उसका पेबल रिकॉर्डेड है। जो पेबल रिकॉर्डेड है उसके बैकएंड पे इनवाइसेस हैं। जो इनवाइसेस हैं क्या उसके बैकएंड के ऊपर गुड रिसीव नोट्स हैं। जो गुड रिसीव नोट है उसके बैकएंड पे क्या हमारे पास परचेज ऑर्डर्स हैं। जो परचेज ऑर्डर है उनके बैकएंड पे क्या हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बैकएंड पे क्या है? हमारे पास कोटेशन है। कोटेशन के बैकएंड पे क्या होना चाहिए? रिक्विजिशन। तो ये उल्टा प्रोसेस चलता है। मैंने कल आपसे क्या बात की थी? प्रोक्योर टू पे, यानी P2P का साइकिल होता है, प्रोक्योर करने से लेकर पे करने तक का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कैसर जो है वो कंपनी का CFO है। कैसर के पास एक पेमेंट आई। कैसर कहेगा ठीक है पेमेंट तो आ गई है, लेकिन इस पेमेंट वोचर को बनाया किसने है? पता चलेगा जी एक जूनियर ऑफिसर ने बनाया। अच्छा, जूनियर ऑफिसर के काम को किसने रिव्यू किया है? जनाब मैनेजर ने रिव्यू किया। मैनेजर के काम को किसने रिव्यू किया? सीनियर मैनेजर ने किया। सीनियर मैनेजर के काम को कौन रिव्यू कर रहा है? CFO। अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस था वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। जाहिर बात है अगर ये पेमेंट अप्रूवल ठीक तरीके से ना हो, फॉर एग्जांपल कि दाऊद जो है वो खुद ही परचेज कर रहा है, दाऊद ही पेमेंट कर रहा है, तो रिस्क क्या है? फ्रॉड रिस्क हो सकता है। किस तरह से हो सके? उन चीज 10 रुपए की चीज लेकर कंपनी को 20 रुपए की बताए,
परचेज भी खुद ही कर रहा है, पेमेंट भी खुद ही कर रहा है। क्या चीज़? हाँ, मतलब जो भी है परचेज वही कर रहा है ना। अब मैं खुद ही परचेज कर रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैंने कहा जी 50 रुपये की चीज़ है, होगी 10 रुपये की, पेमेंट भी मैंने खुद ही करनी है, खुद ही मैंने 50 की चीज़ को 100 बना के बुक में प्रेजेंट किया, 100 रुपये बुक्स में से निकलवा लिया। तो क्या हुआ? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं थी। अब जब भी हम किसी क्लाइंट पे जाते हैं तो हमने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न पॉलिसीज जो मैनेजमेंट की होती हैं वो ले लेते हैं। ये पॉलिसीज क्या है? प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट अपने किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। इस प्रोसेस के अंदर, इस रिटर्न पॉलिसी में हमें कुछ चीज़ देखनी होती है। डिटेक्टिव कंट्रोल होने चाहिए, प्रिवेंटिव होने चाहिए और करेक्टिव कंट्रोल होने चाहिए। दिस कॉल्ड द डिज़ाइन ऑफ द प्रोसेस, दिस कॉल्ड द डिज़ाइन ऑफ द प्रोसेस। तो हम डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डिज़ाइन क्या होना चाहिए? इफेक्टिव। और डिज़ाइन इफेक्टिव कब होता है? जब उसके अंदर पावर हो टू प्रिवेंट द मिसस्टेटमेंट्स, टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स एंड टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स। ये बात समझाइए आपको? तो आप रिटर्न पॉलिसीज लेते हैं, उससे भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को गेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ICQs, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेना। मैंने रिटर्न पॉलिसीज तो हो सकता है बनी हो, लेकिन जाहिर बात है जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं इनके ऊपर? रिटर्न पॉलिसीज को फॉलो कौन करता है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के जो बंदे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस रिटर्न पॉलिसीज। तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है। वो ऑप्शन क्या होती है? टाइम सेव करने की ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीइंग ऑडिटर किसी क्लाइंट पे गए हैं, आपने रिटर्न पॉलिसीज ली हैं, तो आपको उन पॉलिसीज को समझने में टाइम लगेगा। उसके अंदर ये प्रिवेंशन, डिटेक्शन या करेक्शन के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इतना हो सकता है कि आपके लिए इफेक्टिव ना हो। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या होती है? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। हम क्या करें? एक स्पेसिफिक सेट प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर सेल होती है तो हम कहते हैं जी ना, द पर्सन मेकिंग द सेल एंड द पर्सन टेकिंग द ऑर्डर इज द सेम, यस नो। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल द पर्सन मेकिंग द प्रोक्योरमेंट एंड द पर्सन पेइंग फॉर द गुड्स इज द सेम पर्सन, यस नो, नो। अच्छा, फिर इस तरह से आप सवाल क्या कर लेंगे कि आप सैलरी की जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या उसमें टैक्स की डिडक्शन करते हैं, यस नो। आप क्या कर रहे हैं? अब आप एक रिटर्न पॉलिसीज हैं, एक प्रोसीजर है, उसको आपने एक दफ़ा पढ़ लिया 1 साल में। अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर आपने एक क्वेश्चनियर बना लिया। अब उस क्वेश्चनियर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। किससे? मैनेजमेंट से। किससे अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं? मैनेजमेंट से। वो रेलिवेंट बंदे जो इसके ऊपर काम करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल जो सेल के ऊपर, सेल के प्रोसेस से रिलेटेड बंदा होगा, उससे मैं किसके प्रोसेस के बारे में बात करूंगा? सेल के प्रोसेस के बारे में क्वेश्चनियर करूंगा। कोई परचेज के बारे में काम करता है, उससे परचेज के बारे में मैं क्वेश्चनियर करूंगा। कोई बंदा अगर जो पेमेंट पे काम करता है, उससे पेमेंट के बारे में क्वेश्चनियर करूंगा। तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज में से मैंने कुछ क्वेश्चनियर बना लिए थे। उन क्वेश्चनियर को मैं हर साल जाके टेस्ट कर लूँ। अब जारी बात है, अगर एक क्वेश्चन बन गया है, एक क्वेश्चनियर हमारे पास बना पड़ा है, आप अगले साल जाते हैं तो आपके पास तो बड़ा एक आसान तरीकाकार है। पिछले साल का क्वेश्चनियर पकड़ें, उसको अपडेट कर लें, दोबारा सेम सवाल उनसे पूछ लें। हाँ, इसमें एक और चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि आपका जो रिटर्न पॉलिसीज है उसमें चेंज आ गया हो। जब रिटर्न पॉलिसीज में चेंज आए तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर्स में भी क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने सवालात को तब्दील कर दूंगा। लेकिन यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करना, इसको इंश्योर करना। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसी के साथ एक और लफ्ज होता है ICEQs, ICEQs, इंटरनल। जो आपने बैंक पेमेंट लिमिट का बताया था, ये रिटर्न पॉलिसीज के मतलब कहाँ पे आएगा? अभी बताता हूं। इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन, अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 चीजें आ रही हैं जी। एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनियर है। अब आपके जिन में सवाल आना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस है? तो दोनों क्वेश्चनियर्स ये डिटेल्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंश्योर कि क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या
नहीं करता। यानी टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। इवैल्यूएशन के केस के अंदर जो है ना लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चनियर की वो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्वेश्चनियर बहुत लिमिटेड होते हैं। अब जो आपका इवैल्यूएशन वाला एरिया है, इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है बैड न्यूज़ की होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? इवैल्यूएट करना किस चीज़ को कहते हैं ना, एक किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम करना। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन द बैड न्यूज़। यानी कि ये प्रोसेस मैंने टेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं टेस्ट करना? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। किसकी? कंट्रोल्स की। ये बात समझाइए या नहीं है? नहीं है, नहीं है समझ। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि क्लास के बाहर जो है ना वो अटेंडेंस रजिस्टर लेकर बंदा नहीं खड़ा होता, आपने इस डेफिशिएंसी को पकड़ना है, तो अब आपका सवाल क्या होगा? सिर्फ नहीं, सवाल ये होगा कि क्या आप अटेंडेंस रजिस्टर क्लास के बाहर रखते हैं? यस नो। अगर ऐसा आ जाए नो, तो मतलब क्या है? कंट्रोल काम नहीं कर रहा। अब आपने क्या किया? आपके ज़हन में रिस्क है, आपके ज़हन में एक प्रॉब्लम चाह रही है कि ये इश्यूज हो सकते हैं। उन इश्यूज को डिटरमिन करने के लिए आपने क्वेश्चनियर डिजाइन किया। यहां पे क्या ऑब्जेक्टिव था? टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था? आपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां इवैल्यूएट करना है। यानी कि यहां पे आपने नेगेटिविटी को प्रोमिनेंट करना है, नेगेटिविटी को समझना है, उसकी बेस पे आपने डिसीजन करना है कि मैंने क्या कंट्रोल्स पे रिलाई करना है या नहीं करना। ये बात समझाई थी? नहीं है? सिंपल ये लिखेंगे कि these are the detailed questions, these are limited questions. The objective is to gain good news, the objective is to gain bad news. यहाँ पे हमने ये समझना कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे ये समझना कि जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे यस नो का कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है? वो कंट्रोल क्या ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब मेरे ज़हन में क्या है? एक सेट प्री डिटरमिन्ड माइंड होके जा रहा हूँ मैं, प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये रिस्क मौजूद है वहां पे। मैंने वो सवालात ही अपने क्या किए? स्पेसिफिक डिजाइन कर लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेगेटिविटी ऑफ द कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना, यानी वो कंट्रोल जो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे उसको आइडेंटिफाई करना। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग गेन करना। कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसके बारे में पूछना। यहां पे गुड न्यूज है, नहीं समझे? यहां इनफेक्टिवनेस के बारे में। यहां ये लिमिटेड सवाल होते हैं, ये बहुत डिटेल क्वेश्चंस होते हैं। आपके वो पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ICQs एंड ICEQs। ठीक है, क्योंकि जो पहले आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी वहां पे इसको बिल्डअप करने के भी प्रोसीजर्स थे। अब उसने एक पेज के ऊपर सारा कुछ कर दिया। पहले फ्लो चार्ट भी बनवाता था, अब उसे फ्लो चार्ट निकाल दिए। अब उसकी सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ऐड किया हुआ। हाँ, कोई पता नहीं है कि फ्लो चार्ट ऐड कर ले। फ्लो चार्ट के बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा, आपने उसको एक दफ़ा कर लेना है। क्योंकि जब मैं बैक इन 2013 बात करूं तो उस वक्त फ्लो चार्ट का 10 नंबर का एक सवाल आता था IT के अंदर। उस IT के सब्जेक्ट अलग होता था। फिर इवन ऑडिट में भी हो सकता है कि वो किसी एक एरिया के ऊपर आपको फ्लो चार्ट पूछ ले, फ्लो चार्ट क्या होते हैं। तो ये समझ आ गई, रिटर्न पॉलिसीज होती हैं, ICQs होते हैं और ICEQs होते हैं, एंड देन द लास्ट इज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? किसी को समझाना हो तो डायग्राम के थ्रू आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं परचेज के प्रोसेस की। अगर परचेज का प्रोसेस समझाना हो तो हम परचेज का प्रोसेस किस तरह से समझाएंगे? स्टार्ट हुआ प्रोसेस, स्टार्ट हमेशा ओवल होता है, गोल, अंडा। ठीक है जी। जो एक्टिविटी होती है वो आपकी आती है डब्बे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल परचेज रिक्विजिशन, सबसे पहले क्या है जी? परचेज रिक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल परचेज रिक्विजिशन बनने के बाद किसके पास गई? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास।
यहाँ पे थोड़ी डिसीजन है। ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं बताता हूँ आपको, मतलब ज़्यादा इसके अंदर आपने कोई घबराना नहीं है। परचेज एक्विजिशन जो है ये क्या हमारे पास लिमिट के अंदर है, विद इन लिमिट, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास लिमिट है 5,000 की, तो जो परचेज एक्विजिशन वो 5,000 से ज्यादा है या 5,000 से कम है। यहां पे दो आंसर होंगे, यस या नो। अगर मेरी परचेज एक्विजिशन जो है वो विद इन लिमिट नहीं है तो प्रोसेस को क्या कर दूं मैं यहां पे, एंड। सर्कल में होता, चलो इसको एंड, ठीक है जी। अगर परचेज एक्विजिशन लिमिट के अंदर है यस, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉल कोटेशंस। कोटेशन के बाद क्या बनता है जी आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये समझ आ रही है इसकी या नहीं आ रही? यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम अब अगर फॉर किसी को समझाना हो आपने, तो आप कहिए हमारा परचेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है परचेज एक्विजिशन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो परचेज एक्विजिशन विद इन द लिमिट है या नहीं है। अगर परचेज एक्विजिशन लिमिट के अंदर ना हो तो हम उस प्रोसेस को एंड करते हैं, दोबारा भेजते हैं कि जनाब इसको ठीक करके भेजे। अगर आपकी परचेज एक्विजिशन विद इन लिमिट हो तो फिर हम क्या करते हैं, कोटेशंस को कॉल करते हैं। कोटेशन की बेस के ऊपर क्या बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बेसिस की, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेसिस पे क्या होगा, परचेज हो रही है तो हम क्या करेंगे, सप्लायर की सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद हमने क्या किया, सप्लायर सिलेक्शन कर ली। सप्लायर सिलेक्शन के बाद पीओ रेज हुआ, पीओ के बाद जनाबे वाला आपके जो है वो गुड्स रिसीव हुई, गुड्स रिसीव होने के बाद आपकी इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन के बाद आपके जो है वो गुड्स आपकी रिकॉर्ड होगी, यानी सप्लायर सिलेक्शन होगी। सप्लायर सिलेक्शन के बाद यहां से प्रोसेस दोबारा इधर आ जाए, हमने परचेज ऑर्डर इशू किया। परचेज के बाद क्या बना जी आपका, फॉर एग्जाम्पल के गेट इनवर्ड पास, गेट इनवर्ड पास। जब गुड्स आपकी प्रीमिसेस में तो क्या बनता है आपका, गेट इनवर्ड पास बनता है। गेट इनवर्ड पास बनने के बाद क्या हुआ जी, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन अप्रूव्ड, इंस्पेक्शन जो है अप्रूव हुई है, यस नो। अगर इंस्पेक्शन अप्रूव नहीं हुई तो मतलब क्या है, रिटर्न कर दें और प्रोसेस को क्या कर दें, क्लोज। अगर इंस्पेक्शन अप्रूव हो गया तो क्या बनाएं, गुड रिसीव नोट बनाएं। गुड रिसीव नोट के बाद आप क्या करें, रिकॉर्ड इन सिस्टम कर दें और प्रोसेस को क्या कर दें, एंड कर दें। तो ये बेटा हो सकता है फॉर एग्जांपल के अगर पेपर में सवाल आ जाए कि एक कस्टमर का जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर सेल के प्रोसेस क्या होगा। आप सारे कस्टमर्स हैं, आपने कंपनी को सेल ऑर्डर दिया है, उसके प्रोसेस क्या होगा उसको फ्लो चार्ट में डिपिक्ट करें। अब उसके बारे में प्रोसेस का पता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको प्रोसेस पता होगा ना, फॉर एग्जांपल परचेज एक्विजिशन के ऊपर विद इन लिमिट होना चाहिए, इंस्पेक्शन नोट हमारा बनना चाहिए। अब हो सकता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे भी हम कुछ क्वेश्चन बना लें, ठीक है जी। 3 कोटेशन रिसीव हुई या नहीं हुई, यहाँ फॉर एग्जांपल के कॉल कोटेशंस, फिर उसके बाद डिसीजन हो कि 3 कोटेशन रिसीव्ड, यस नो। अगर नहीं रिसीव हुए तो दोबारा मंगवाएं, अगर रिसीव हो गए तो फिर अगला प्रोसेस चलाएं। तो आप कहीं भी डिसीजन ट्री लेके आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली स्टार्ट से लेकर एंड तक एक फ्लो के अंदर चीज को दिखाना क्या कहलाता है, आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी क्वेश्चन अपने जो कंट्रोल होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सम टाइम एंटिटीज ने किया क्या होता है, अपने फ्लो चार्ट्स को भी डॉक्यूमेंट किया होता है। हर रिटर्न पॉलिसीज के साथ साथ पैरेलल क्या आ रही होती हैं, आपकी फ्लो चार्ट्स भी नजर आ रहे होते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोटेशन दी है 10 रुपए की, उन्होंने दी है 11 रुपए की, इन्होंने दी है 9 रुपए की। अब आपने कहा कि मैं विद इन
2 आवर्स डिलीवर कर दूंगा। उन्होंने कहा मैंने विद इन 2 डेज डिलीवर करूंगा। इन्होंने कहा मैं विद इन 10 डेज डिलीवर करूंगा। अब कंपनी ने तीनों सप्लायर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके जो सूटेबल सप्लायर है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अर्जेंसी है, मुझे फ़ौरन चाहिए माल, तो मैं फिर किससे लूँगा, आपसे। लेकिन बात क्या, आपका रेट बेशक दौर पे ज़्यादा है, लेकिन आप मुझे दे तो गुड्स आज के दिन पे रहे हैं, तो मैं आज ही आपको सेलेक्ट कर लूँगा। दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। समझिए बात को, यानी कोटेशंस की इंफॉर्मेशन को जब स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसको जब फाइनलाइज किया जाता है तो एक स्टेटमेंट बनती है विच इज कॉल्ड द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपेयर करके एक स्टेटमेंट बनाना। जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जो क्वेश्चनेयर से रिस्पॉन्स आता है वो अल्टीमेटली या बताता है कि कंट्रोल्स को आपने टेस्ट करना है या नहीं करना। अगर वो क्या दिन मतलब वैल्यूएट किया आपने, उसमें बैड न्यूज़ निकल आई है कि जनाब कंट्रोल ठीक काम नहीं करते, फिर क्या करेंगे आप, उसको टेस्ट नहीं करेंगे। के बाद वॉक थ्रू करेंगे तो चलेगा जी, क्वेश्चनर के बाद वॉक थ्रू करेंगे तो चलेगा पता। मतलब क्वेश्चनेयर के बाद जारी बात है वो तो करनी पड़ेगा ना आपको वॉक थ्रू। मैं भी ना एक कुछ फ्लो चार्ट्स आपको दिखा देता हूँ, उसके ऊपर गूगल पे बड़े मिल जाएंगे हमें। जी चला है, मेरा ख्याल चल गया। लिमिट वगैरह का बताया, ये किधर आएगा, ये पॉलिसी से देख लीजिए। हाँ जी, पॉलिसीज के अंदर सब कुछ होगा ना। एक मिनट जी ज़रा, ये लगा हुआ नहीं है, चल नहीं रहा। चल गया सर। इधर से भी चला। गूगल कीजिएगा, बेताशी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इन चीज़ों के बारे में। तो आप जो है ना, ये क्वेश्चनेयर क्या होते हैं, ICQs क्या होते हैं, ICEQs क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, आपको बेताश इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये पेपर में इतना टेस्टेबल इस तरीके से नहीं है, क्योंकि पहले इसके ऊपर बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमारी बुक में मौजूद थी। अब उसने इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ से डाल दिया। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे 2, 4, 5 नंबर की डेफिनेशन से ज़्यादा पेपर नहीं आ सकता। बाकी तो फिर किस्मत है जी आपकी, सम टाइम उल्टा भी हो जाता है काम। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता सारी चीज़ें दी हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमने कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं की। हाँ भाई, हैं इस बुक के अंदर क्वेश्चनियर, ICQs। नेट है। ये देखिए जी, ये परचेज ऑर्डर को रेज करने का एक प्रोसेस यहाँ पे आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है जी। सबसे पहले डिपार्टमेंट जो होता है वो परचेज एक्वेशन तैयार करता है, APO और कस्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड। उसके बाद डिपार्टमेंट का बजट एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करता है ऑर्डर को, येस या नो। नो होगा तो दोबारा वापस भेज देगा, येस होगा तो डिपार्टमेंट क्या होगा, चेक करेगा अप्रोप्रिएट अप्रूवल, एंटर आर एक्वेशन द सिस्टम, सेंड एनी अटैचमेंट टू द परचेज ऑर्डर सर्विस। उसके बाद परचेजिंग होगी, रन अ बैज रिपोर्ट, इज अकाउंट कोड करेक्ट, इज द बजट कैपेसिटी फॉर परचेज, यानी कि अल्टीमेटली उसने कंट्रोल वहाँ पे चेक किया जब उसने परचेज को रिगार्ड करता है, येस था या नो था। अगर नो था तो दोबारा उसको उसने परचेज एक्वेशन इज कैंसल्ड एंड डिपार्टमेंट इज नोटिफाइड। उसके बाद दोबारा हमने भेज दिया कि दोबारा इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। और अगर हमारा परचेज के रन बैच रिपोर्ट किया, अकाउंट कोड ठीक है, बजट कैपेसिटी फॉर परचेज ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट सेंड अ ब्लैंकेट PO एंड प्रोसेस। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटिंग डायरेक्टर के पास जाएगा साइन और अप्रूव करने के लिए। अगर यहाँ पे डिसीजन है कि जो फॉर जारी बात है
अल्टीमेटली देखें डिपार्टमेंट ने एक रिक्वेशन रेज की, उसके बाद उस डिपार्टमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंट थे उन्होंने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को चेक किया, उसके बाद उन्होंने उस परचेज रिक्वेशन को आगे भेज दिया। परचेज रिक्वेशन अकाउंटिंग डायरेक्टर के पास गया, वो उसको अप्रूव भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर अप्रूव करते तो हम क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग के बाद हम गुड रिसीव करेंगे, गुड रिसीव करने के बाद हम जो है फाइनली परचेजिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे और अल्टीमेटली हमारा अकाउंट पेपर रिकॉर्ड हो जाएगा और सिस्टम हो जाएगा क्लोज। अब सिंबल्स हैं इसके अंदर, सिंबल में जो आपका इसे क्या कहते हैं जी, नहीं रेक्टेंगल नहीं होती है, स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है ये किसी प्रोसेस को स्टार्ट करती है, यानी कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। डिसीजन ट्री जो होता है ना, वो इस तरह डायमंड की शेप के अंदर होता है, स्टार्ट और एंड ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है किस तरीके से ये काम हमारा चलता है। और अगर बाकी डिपार्टमेंट्स को इंगेज करना है तो उनको हम कलर लेजेंड के थ्रू हम उसको इंगेज कर सकते हैं। ये समझ आ गई बात आपको, मुश्किल तो नहीं है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई और देखते हैं जी, परचेज ऑर्डर इसी तरह से। ये परचेज क्या है, ये कौन सा जी, सेल का देखते हैं जरा। बड़े अच्छे बने हैं, विजियो पे बनते हैं। ये विजियो एक है टूल होता है आपका। ये क्या हो गया है, देखिए स्टार्ट हुआ, ऑर्डर वाया ईमेल रिसीव हुआ, कॉपी ईमेल डेटा इनटू डेटाबेस, शिपिंग इन्वॉल्व, शिपिंग यस नो। बड़ा सिंपल सा उन्होंने ये बनाया हुआ, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है जी। एक मिनट, नहीं बहुत सिंपल है। ये जूम इन कहाँ से होगा, कंट्रोल प्लस पे। ये कोटेशन रिसीव हुई, कस्टमर एग्री टू परचेज, नो नहीं परचेज नहीं करना, उसे खाली कोटेशन लिया, एंड कर दो प्रोसेस। उसने कहा यस हमने परचेज करनी है, तो क्या करें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद देखिए हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, नो या यस। अगर इन्वेंट्री नहीं पड़ी तो हम क्या कहेंगे, फौरी तौर पे जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे, जनाब ये हमने ऑर्डर डिलीवर करना है तो इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करें। अगर ऑलरेडी स्टॉक के अंदर है तो हम क्या करेंगे, डिलीवर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, हम डिलीवर करेंगे आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, डिलीवर गुड्स करेंगे, रिसीट ऑफ गुड्स होगी बाय द कस्टमर, और आफ्टर सेल सर्विसेज करेंगे और एंड पे प्रोसेस आपको क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी कि अल्टीमेट। अब इसमें सिंपल एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो हम बेसिकली जितने लेजेंड यूज़ करते हैं ना, ये डायग्राम दरमियान में आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं जी, मिल जाए अगर यहाँ तो ठीक था। ये आ गई। ये देखें जी, हमेशा स्टार्ट और एंड किससे होता है जी, ओवल से। एरो पॉइंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द जो आपकी बेसिकली फ्लो होता है वो। अगर रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट प्रोसेस और डिसीजन, अल्टीमेटली ये छोड़ दें 1 2 3 और 4, ये 4 ये में यूज़ होते हैं। स्टार्ट एंड करना, एरोज, प्रोसेस और डिसीजन, और अल्टीमेटली स्टार्ट एंड दरमियान में जितने आपके प्रोसेस आते हैं वो होते हैं। ठीक है जी। तो अगर सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि ओवल शेप किसके लिए यूज़ होती है, तो आप कहेंगे स्टार्ट एंड के लिए। अगर आपकी जो बेसिकली स्क्वायर है वो क्यों यूज़ होती है, प्रोसेस फ्लो के लिए। और डिसीजन ट्री के लिए क्या यूज़ होता है, डायमंड। तो बस ये ज़हन में आपने रखना है।
अभी मैं आपको कुछ प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों ने इसको समझ के आना है। फ्लोचार्ट आया है लास्ट में कब आया सर ये फ्लोचार्ट? यार नहीं आया हुआ, बाद में भी आया हुआ है, मैं देख के बता दूंगा, काफ़ी दफ़ा आया हुआ ये। अच्छा ये अभी जो हमने पढ़ा है ये आई सी क्यूज़ और वो सारी चीज़ें किधर देख लेते हैं ज़रा। ये आगे जी ज़रा आपकी जो इंफॉर्मेशन है, तो जो आपके मेथड होते हैं वो नैरेटिव नोट्स होते हैं, जिनको हमने कहा था रिटन पॉलिसीज़, क्वेश्चनियर्स होते हैं और सिस्टम फ्लो चार्ट्स होते हैं। नैरेटिव नोट्स सिंपल वही हैं जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड द कंट्रोल डेटा आर इन प्लेस, they are used mainly to make a record of the control activity involved in processing the transaction. Narrative notes are simple to prepare but can become lengthy. They may be time consuming to prepare initially. When the narrative notes are long, it may also be time consuming to update them when the system or control change. Ideally, narrative notes should be written clearly but should not be longer than the necessity to provide full description. तो simple जो written policies होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, narrative notes बन जाती हैं। क्वेश्चनियर्स हैं, ये क्वेश्चनियर जो होते हैं वो वाइडली ऑडिटर यूज़ करते हैं। इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर्स होते हैं ICQs, और इंटरनल कंट्रोल एवेल्यूएशन क्वेश्चनियर्स होती हैं ICEQs। ICQs पहले देख लेते हैं जी। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इज डिजाइन टू एस्टैब्लिश वेदर अप्रोप्रिएट कंट्रोल एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल को समझना, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डेट में स्पेसिफिक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। ईच क्वेश्चनियर रिक्वायर अ येस और नो आंसर एंड डील विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रोल. That auditor has to establish answer to each of the questions and fill the questionnaire. If yes answer to a question indicate a control strength and no answer to questionnaire indicate control weakness. ठीक है जी। अब an ICQ not only provides the auditor with mean of recording the system and its control, it also assists with evaluation of the process. The auditor can review the yes or no answer to gain overall picture of the reliability of the system under the review. आगे हम किस तरह से चेक करते हैं ICQs के ऊपर काम किस तरह से करते हैं, हम प्रीवियस ईयर का ICQs ले लें, look at any weakness that were indicated in the ICQs and find out whether client has taken any action during the year to deal them. Check accuracy of the each ICQs through series of checks and inquiries. Having obtained up to date set of ICQs, assess whether control weakness exists. ठीक है जी। अब जी मैनेजमेंट के थ्रू हम बनाते हैं ना, मैनेजमेंट के थ्रू हम बनाते हैं, हम तो बीइंग ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ना उसकी। आगे इंटरनल कंट्रोल एवेल्यूएशन क्वेश्चनियर्स हैं। इन रिसेंट ईयर आर्टिंग प्रोफेशन हैज रिस्पॉन्डेड to this by developing a second type of questionnaire, the internal control evaluation questionnaires. The idea behind ICQs is to draw up a small number of key control questions designed to establish whether major weakness may exist. वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेना, और उसके दौरान अगर कोई चीज़ पता चलती है तो उसको वैल्यूएट करना। तो उसके लिए हमारे क्वेश्चंस क्या होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर वीकनेस तो नहीं है। ऑब्जेक्ट आप फोकस किसके ऊपर है, वीकनेस के ऊपर। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये बात समझ आई आपको जी। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद वीकनेस देखें, प्रोसेस तो इम्प्लीमेंटेड है दोनों केसेस के अंदर। वहां पे एक प्रोसेस लगा, मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो मैं क्या किया, क्वेश्चन को डिजाइन कर लिया। अब मुझे पता है प्रोसेस के बारे में, मैंने सिर्फ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोल में कोई फ्लॉ तो नहीं है, कंट्रोल में कोई ऐसी इशू तो नहीं है, कंट्रोल पर रिलाई ना किया जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाऊंगा। यानी मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल बजट इनके अप्रूव नहीं होते फॉर द पर्पज ऑफ जो परचेजिंग, तो अब मेरे जहन में ये एक रिस्क है, तो मैं कहूँगा कि आप बजट बनाते हैं या नहीं बनाते। मैनेजमेंट कहती है जी नहीं बनाते, आपने फ्लॉ आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर मैनेजमेंट कहती है यस बनाते हैं। मुझे लगता है ये इतना की कंट्रोल है, इसको फौरी तौर पर असेस करना चाहिए। साथ ही क्या करूँगा, ठीक है बजट ले आए, दिखाएं किधर है। अच्छा इस तरह से आपको लगता है कि क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा सेल होती है, अब ये की कंट्रोल है। आपको पता है क्रेडिट लिमिट 100 रुपये की है, कस्टमर को सेल 200 की हो रही होती है, ये आपको लगता है ये रिस्क मौजूद है, तो आप फौरी तौर पे सवाल करेंगे। लेकिन ये इस सवाल का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैड न्यूज़ को गेन करना। कहते जी द आइडिया बिहाइंड ICQ इज टू ड्रॉ द स्मॉल नंबर ऑफ की कंट्रोल क्वेश्चंस डिजाइंड टू एस्टैब्लिश वेदर मेजर वीकनेस एग्जिस्ट इन द कंट्रोल सिस्टम। यूजिंग एन ICQ द ऑडिटर इज लुकिंग फॉर गुड न्यूज़ एंड एक्सपेक्ट टू फाइंड पर्टिकुलर कंट्रोल इन प्लेस। यानी कि हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कंट्रोल्स हैं या नहीं है।
Using ICEQs, auditors is on the lookout for the bad news and the possibility that the control may be weak. यहाँ पे हमारी परसेप्शन क्या है? पॉजिटिव. यहाँ पे हमारी परसेप्शन क्या है? नेगेटिव. हम नेगेटिवली परसीव करके जा रहे हैं ICEQs के अंदर. Like an ICQ, an ICEQ contain a short list of questions. उसमें क्या क्वेश्चन थे? ज़्यादा क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन कितने हैं? कम. For which answer is yes or no? A questionnaire is normally designed so that a yes answer indicate good control and no answer indicate weak control. अल्टीमेट है दोनों ICQs ही. एक में वैल्यूएशन हो रही है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एक में अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. एक में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, एक में नेगेटिव पर्सपेक्टिव है. एक में लेंथ ज्यादा क्वेश्चन है, एक में कम क्वेश्चन है. पेपर में अगर सवाल आ जाए, उस्मान सो जाएगा क्लास पेपर के अंदर. उस्मान लिटरली क्या कर रहा है? इसको आगे बुलाएंगे. उस्मान ऐसे तो ना करो यार. चलो बताओ क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? ICQs में और ICEQs में डिफरेंस क्या है? किस चीज का? वो दोनों में पूछते हैं. जो कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और ICQ में बताते हैं कि ये काम करता है या नहीं. उल्टा देखिए ये कोई नहीं समझा. ये सोया हुआ था, लिटरली सोया हुआ था. इसकी आंखें बिल्कुल बंद थी. आगे सिस्टम फ्लो चार्ट है जी. System flow chart provide a representation of accounting system in form of diagram. For each type of transaction, they should show document generated, the process applied to the document and flow of the document between the various departments involved. Flow charts and therefore show the flow of work by showing how documents are transferred within the system and how they are used. As they are in form of a diagram, flow chart present an immediate visual impact of the system. This can sometimes help the auditor to identify weakness in control more easily than the reading narrative notes. However, some expertise is needed to draw a good flow chart and is used to assess the effectiveness of the control. In addition, all the flow chart work well with standard accounting system and transaction. They may not be appropriate for documenting specialized area of the accounting. सिस्टम फ्लो चार्ट के बारे में हम डिस्कशन भी कर ली. मैंने इसके आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे दी है ताकि आप लोग अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकें. क्लियर होगी जी बात? कैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ICQ एंड ICEQs? गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़. और हाँ जी अगले हमेश तुम. ICQ के अंदर जनरल परसेप्शन वाली अंडरस्टैंडिंग की होती है, ICQ के अंदर मेजर वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है. नुमान ICQs में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं. वेरी गुड जी. आप फर्दर बताएं. पर्टिकुलर वीकनेस को आइडेंटिफाई करना. ठीक है जी. गुड इनफ. ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होती हैं? नैरेटिव नोट्स, ICEQs एंड फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट्स के अंदर जो ओवल शेप होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टार्ट एंड करना. जो स्क्वायर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोसेस फ्लो डिफाइन करना. डायमंड 7. डायमंड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? किस वाले ने बात की है? हाजा चवारा दत्तुन हाजा बाजा. ठीक है जी. क्लियर हो गया जी आपको? यहाँ तक किसी का कोई इतराज, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ तो नहीं है यहाँ तक जी? अभी फिर भी हमने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया. आज चैप्टर हमारे ये कंप्लीट हुआ जी. कौन सा चैप्टर था आज ये हमारा जी? नहीं वो नहीं, ये कुछ भी नहीं है. नहीं ये नहीं है यार, ये बुक में नहीं है. कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं ये ऑलरेडी हमने किया. उसमें एक चीज़ है मैनेजमेंट लेटर वाली हम बाद में करेंगे. जब कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे ना, मैं आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू दूंगा, फिर हर चैप्टर के साथ उसको लिंक करेंगे. वो उसमें 1-2 चीज़ें हैं. बाकी पेपर पॉइंट ऑफ चीज़ें हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो जी. ये लिमिटेशन फॉर इंटरनल. ये देखें जी अगला जो पेज पे है ना, लिमिटेशंस. ये आपका जो ये वाला एरिया है ये आपने खुद रीड आउट करना है जी. एवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिट रिस्क असेसमेंट मैं आपको करवा दूंगा. ये आपने खुद करना है. ये तो आपने कर लिया ऑलरेडी. ये जो लिमिटेशन है 3 नंबर आउट लर्निंग आउटकम और 4 नंबर, ये 2 चीज़ें आपने खुद करनी है. मैं इसको नहीं कराऊंगा.
रीडिंग मटेरियल है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग करें, यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हम सिनेरियो बेस्ड को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। यहाँ तक किसी कोई सवाल जी? नो क्वेश्चन जी। अब ज़रा हम एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। कंट्रोल्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है जी? नहीं नहीं, किधर ख़त्म होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी चीज़ें। देखें जी आगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर सेल का सिस्टम है, परचेज एंड एक्सपेंस का सिस्टम है, पेरोल का सिस्टम है, बैंक एंड कैश का सिस्टम है, इन्वेंट्री का सिस्टम है, नॉन करंट एसेट का सिस्टम है, अदर इशू विद द टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये यहाँ से सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं। एक पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट बताया जाएगा। हम स्टार्ट ही होता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट से करें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम गेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें ना बड़ी डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं, अब उनको याद करने का कोई मकसद नहीं है और इतना मुश्किल उसने बना दिया इन चीज़ों को कि आप जो है ना वो चीज़ों को समझ ही ना सकें। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आना सवाल आपको एक सिनेरियो बेस्ड है। सिनेरियो बेस्ड किससे सवाल आएगा? आपको एक पूरा कंट्रोल बता देगा। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, ACCA हो गई, ICWO, CPA, वहाँ पे सवाल किस तरह से आता है? एक CPA का मैं क्वेश्चन देख रहा था, उसमें ये था कि एक ना रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर जो कस्टमर हैं वो ऑर्डर आके टेबल पे भी करते हैं। अब ऑर्डर की रिकॉर्डिंग मैनुअल होती है, उसके बाद ऑर्डर जो चला जाता है आपके शेफ़ के पास, शेफ़ बनाता है, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाता है कस्टमर को। कैश कस्टमर से जो है वो कैश कलेक्ट की जाती है, कैश को टिल में रख दिया जाता है। डे एंड के ऊपर जो कैश होती है सारी उठाई जाती है, उठा के वो कैरियर मंगाया जाता है, उसको दी जाती है, कैरियर लेके चला जाता है, अगले दिन जाके वो बैंक में डिपॉजिट हो जाती है। अब इस तरह से सवालात आएंगे, आपसे कहेगा जी आप बताएं इसमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, कंट्रोल के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोसेस अच्छा समझ आता होगा कि प्रोसेस का, देखें कोई भी प्रोसेस डेवलप होता है तो सबसे पहले उसके बैक एंड पे क्या होते हैं? रिस्क होते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? व्हाट कुड गो रॉन्ग। यानी अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जो कैश है वो 2 दिन के बाद बैंक में जमा करवा रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? दरमियान में कैश एम्बेजल हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे कैश का काउंटर है उसके ऊपर CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई कैश उठाएगा जेब में डालेगा। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहता है कि रिकंसिलेशन नहीं बनती कि कितने हमने ऑर्डर लिए, ऑर्डर टू कैश की रिकंसिलेशन नहीं बनती, तो क्या प्रॉब्लम है? ऑर्डर 10 आए होंगे, रिकॉर्ड कितने हुए होंगे? 4, 6 ऑर्डर किधर गए होंगे? जेबों के अंदर। तो ये इस तरह से आपने खुद आइडेंटिफिकेशन करनी होगी चीज़ों के अंदर। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल कोटेशन अगर नहीं कॉल की जाती परचेज के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कोई गलत ज़्यादा वैल्यू के ऊपर हम चीज़ परचेज कर लेंगे। अगर परचेज एक्विजिशन नहीं बनती तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनऑथराइज्ड परचेज हो सकती हैं। उसके बाद अगर आपके परचेज ऑर्डर नहीं बनता तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट, अगेन हमारा फिर वो प्रॉब्लम होगा, ना हमें क्वांटिटी सही मिलेगी, ना हमारी क्वालिटी ठीक होगी चीज़ों की, ना हमारा जो है वो रेट ठीक होगा। अगर आपका परचेज वोचर नहीं बनता, डेट पेमेंट हो जाती है, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं आप कि अच्छा फॉर अगर हम कस्टमर सप्लायर कोड नहीं ओपन करते, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कस्टमर सप्लायर ए का पेबल हो सप्लायर बी के नाम से बुक हो जाए, पेमेंट सप्लायर ए को होनी चाहिए, पेमेंट सप्लायर बी को हो जाए, क्योंकि दोनों के नाम सेम थे लेकिन कस्टमर कोड नहीं थे। अब ज़ाहिर पता हमेश ए हमेश बी, 2 हमेश हमारे पास जो है वो क्लास में एग्जांपल के तौर पर। अब देखो हमेश 2 क्लास में है, अब हमेश को एक टाइप वाला हमेश है, एक दूसरा हमेश है, तो हमेश 1 हमेश 2। अब मुझे पता होगा कि हमेश 1 से परचेज किया या हमेश 2 से परचेज किया है। आइडेंटिफिकेशन कोड क्या है? 1 या 2। नाम क्या है? हमेश। अली नाम के 100 कस्टमर हो सकते हैं, 100 सप्लायर हो सकते हैं। जब तक कस्टमर कोड नहीं देंगे, जब तक सप्लायर कोड नहीं देंगे, आप सही बंदे को आइडेंटिफाई करके उससे परचेज या सेल नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ पे ना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मैंने प्रैक्टिस पे इसके टाइम लगाना है। कल ना आपने कोशिश करूँगा मैं ना सेल के परचेज के कुछ ना क्वेश्चन लेंगे। परचेज का प्रोसेस हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे परचेज से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ परचेज की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि परचेज के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसमें की कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन करेंगे कि परचेज की कोई क्वेश्चन ले आएंगे हम क्लास में, उसको इन प्लेस कर देंगे। बच्चों से कहा जाएगा आप उसमें से डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करें।
फिर आप लोगों ने उसके अंदर से डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके बताना है कि जनाब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। ठीक होगी जी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है जी। अब कल इंशाल्लाह हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे सेल या परचेज के प्रोसेस की। उसके बाद कल एक दिन हमें पूरा एक प्रोसेस को समझने में लग जाएगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे। यानी कि आप ये लगाएं, यहाँ पे 5 अगर प्रोसेस हैं तो हर प्रोसेस के ऊपर मिनिमम दो दिन, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिस। कितने दिन चाहिए फर्दर? 10 दिन, 10 लेक्चर इसके लिए चाहिए, 10 से 15। 4 लेक्चर ऑलरेडी हमारे गुजर चुके हैं, जो पिछले चैप्टर के ऊपर हमें चार लेक्चर तो लग गए हमारे। हमने जुमरात को स्टार्ट किया था पिछले जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, सोमवार और मंगल, 5 दिन। 10 फर्दर 12 फर्दर लेक्चर्स के ऊपर हमें चाहिए। कितने हो गए? 17। आज कहाँ पे बैठे हम? आज 20 है। कितने दिन के लेक्चर हमारे पास अभी? यही वीक लगाओ, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, 4 दिन। 4 दिन हमारे हैं इस मंथ के, मिनिमम लगा लो ना। मुझे पता नहीं है कि पॉलिसी क्या है, मतलब हम 4 दिन लगाते हैं जून के, और 20 दिन लगाएं जुलाई के। 24 डेज हमारे पास है। 24 में से आप 10 डेज कर दें कंट्रोल्स के लिए और 14 डेज कर दें बाकी एरिया के लिए, हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह, इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम जो है ना वो डायरेक्शन के ऊपर हैं, सिलेबस हमारा ठीक है, प्रैक्टिस भी हमारे साथ साथ जारी है। तो अब जो है बाकी आप लोगों को खुद भी तैयारी करनी है, साढ़े तो नहीं रहना। हाँ, मतलब यह नहीं रहना कि क्लास 5 सवाल कर लेने तो बड़े ने, अपना फुल चीज़ तैयारी करके चलना है। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी? छोटे डान क्लियर है? ओके जी, किसी को प्रॉब्लम, कोई इशू? ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।